अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कहानी सेंटर प्लस। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि कोई अनदेखी चीज आपको महसूस हो रही हो? कुछ ऐसा जो सिर्फ महसूस हो रहा हो और नजर ना आ रहा हो। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ कि आपके साथ कुछ ऐसा अनोखा वाकया पेश आया, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। आप भी मानते होंगे कि ऐसा तो कुछ होता है जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। ये सब तो हमारी रवायात और दीन से भी साबित है। तो अब चलते हैं कहानी की जानिब। उससे पहले अपने आप को मजबूत कर लीजिए और अपने गिर्द हिसार बांध लीजिए। तो चलते हैं अब कहानी की बिया, क्या कर रही हो ये तुम? मैंने अभी ताले में चाबी लगाई ही थी जब पीछे से मुझे दादी जान की गर्जदार आवाज सुनाई थी। मैं हड़बड़ा कर पलटी तो सिर्फ आंखें लिए मुझे घूर रही थी। मैं पूछ रही हूँ, ये क्या कर रही थी तुम? मैंने अपनी चाबी वाला हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन दादी जान आगे बढ़ी। उन्होंने वो चाबी पूरी कुवत से मेरे हाथ से खींच ली। दादी जान, देखिए ना, बाहर कितने बादल हो रहे हैं। बारिश का मौसम होने वाला है। प्लीज आज मुझे छत पर जाकर नहा लेने दीजिए। मैंने अपने दोनों हाथ उनके आगे बांध दिए। मैं जब से पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक मैंने ऊपर की मंजिल पर हमेशा ताला ही लगा देखा था, और उस ताले की हिफाजत दादी जान अपनी जान से भी ज्यादा करती थी। भैया, अपने कमरे में जाओ। तुम जानती हो ना कि किसी को भी ऊपर की मंजिल पर जाने की इजाजत नहीं है। फिर क्यों बिला वजह आकर मुझसे बहस करती हो? मैंने आगे बढ़कर दादी जान को मनाना चाहा, लेकिन वो मुझसे काफी खफा दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। इतनी देर में बारिश शुरू हो चुकी थी। मुझे बारिश हमेशा से ही बहुत ज्यादा पसंद थी। मैंने खिड़की से देखा, हल्की फुल्की रिमझिम बाहर घास पर पड़ रही थी। दादी जान की खपकी को एक तरफ डालते हुए मैंने अपने बाल खोले और बाहर बारिश में आ गई। उनका तो रोज का ही मामूल था। आज तक जितनी भी मिन्नतें ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए मैंने दादी से की थी ना, शायद ही किसी और ने की हो, लेकिन वो भी अपनी डिटाई पर आज तक कायम थी। उन्होंने मेरी बात को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया था। कई मर्तबा मैंने चाबी भी चुराई, ताला तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही ताला खुलता या चाबी मैं ताले के अंदर लगाती, दादी जान ना जाने कहां से मेरे सर पर आ धमकती थी। हम कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहते थे। बाकी पहाड़ी घरों की तरह हमारा घर भी कदीम लकड़ी का ही बना हुआ था। हवेली की तरह भी था और पहाड़ी घरों की तरह भी। लेकिन इसकी अजीब बात ये थी कि ऊपर की मंजिल पर हमें जाने की कभी भी इजाजत नहीं मिली थी। हमारा रहन सहन नीचे की मंजिल पर ही था। ऐसा नहीं था कि नीचे की मंजिल तंग पड़ती थी, बल्कि बहुत खुला सहन था। लेकिन मुझे हमेशा से ही छत पर जाकर चारों तरफ के पहाड़ों का नजारा करने की ख्वाहिश बेहद शदीद थी। एक दिन मैंने यूं ही दादी जान को पूछ लिया कि आप हमें ऊपर की मंजिल पर क्यों नहीं जाने देती। वो नरमी से सिर्फ इतना बोली कि ऊपर की मंजिल किसी और की अमानत है, वहां पर हमें दाखिले की इजाजत नहीं है। मैंने ठोड़े के नीचे हाथ रखा और दादी जान की तरफ झुकते हुए बोली, हमें क्यों इजाजत नहीं है? ऊपर तो कोई रहता भी नहीं है ना। मैं बस जाऊंगी और जाकर फौरन से देखकर वापस आ जाऊंगी। हाँ प्लीज, मुझे एक मर्तबा जाने तो देना। लेकिन दादी जान अपनी बात पर कायम थी। उन्होंने सख्ती से मुझे देखा और बोली, बिया, जब एक मर्तबा कोई वादा कर लिया जाता है ना, तो उस वादे को निभाया जाता है। मैंने वादा किया था कि ऊपर की मंजिल जिनकी है। हमने उनसे वादा किया था कि हम कभी भी उधर नहीं जाएंगे। मैं एकदम पुरजोश होकर आगे बढ़ी और बोली, लेकिन वहां तो पर तो कोई नहीं रहता ना। अगर उन्हें पता चलेगा जिनकी मंजिल है, बल्कि हम यूं करते हैं कि हम उनसे खरीद लेते हैं। दादी जान ने मुझे गौर से देखा और बोली, ऐसा नहीं हो सकता। ये घर हमारा अकेले का नहीं है। हमारे हिस्से में सिर्फ नीचे का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन हमारा नहीं है। जिनका है वो जाने, वो ऊपर रहें या ना रहें, हमें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं खामोश हो गई, क्योंकि एक बात तो समझ आ चुकी थी, लाख मिन्नतों के बावजूद दादी जान मुझे या किसी को भी ऊपर नहीं जाने देंगी। लेकिन फिर भी वक्तन फवक्तन में कोशिश करती रहती थी। आज भी कोशिश करने में बुरी तरह से नाकाम रही और पकड़ी गई।
मगर इतनी मर्तबा जा चुकी थी कि अब मुझे इस बात पर शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती थी। मैं बाहर बारिश में आकर नहाने लगी, जबकि बाकी घर के बच्चों ने भी बारिश में आकर नहाते मेरा साथ देना शुरू कर दिया। हम 3-4 कजन्स ने मिलकर किकली डालने लगे। एक तो मौसम गर्मा था, ऊपर से पहाड़ों का मंजर और बारिश की मोटी मोटी बूंदें बेहद सुकून दे रही थी। वहीं पर मेरी छोटी बहन रानिया हमारे लिए अंगूर ले आई, जो हम लोग बातें करते हुए बारिश में बैठकर खाने लगे। यार क्या कभी तुमने ऊपर की मंजिल देखी है? हजारों मर्तबा किया गया सवाल मैंने फिर एक मर्तबा अपनी कजन से कर दिया, तो मुस्कुरा कर बोली, बिया तुम्हें क्या जुनून है ऊपर जाने का? दफा करो, वैसे भी कितने घर हैं, हम अंदर से जाकर नहीं देखते ना। बस ऊपर की मंजिल को किसी और का घर समझो, यही तो बात है। यही तो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन तुम भी याद रखना, एक ना एक दिन ऊपर की मंजिल में ऐसा क्या राज है मैं देखूंगी, जो दादी हमसे छुपाती है, वो मैं हर कीमत पर जान कर ही रहूंगी। मेरी बात पर शुमाइला ने कंधे उचकाकर बोली, भाई जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो, लेकिन हमसे किसी बात की उम्मीद मत रखना। मैंने उसकी बात पर जरा बुरा सा मुंह बनाया, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी ऊपर की मंजिल पर जाने का बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं था। खैर, अंगूर खाने के बाद मैं दोबारा उठकर बारिश में नहाने लगी, क्योंकि बारिश पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी, जबकि मेरी कजन्स और बहन को ठंड लगने लगी थी। वो बरामदे में जाकर चादरें ओढ़ कर बैठ गई, जबकि मैं पूरी मौज के साथ बारिश में चहक रही थी। अचानक से मुझे एहसास हुआ जैसे ऊपर खड़ा कोई मुझे देख रहा है। मैंने झटके से अपनी आंखें खोलकर ऊपर की मंजिल की तरफ देखा, जहां से एक बालकनी बाहर की तरफ निकली हुई थी। वो बालकनी बेहद पुरानी तर्ज की बनी थी और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लकड़ी की थी, वैसे ही जैसे बादशाहों के महलों की होती है। बिलाशुबह हमारी हवेली भी किसी महल से कम की तर्ज पर नहीं बनी हुई थी। हाँ, अलबत्ता मुकम्मल तौर पर उसे महल का नक्शा नहीं दिया गया था। वो बज़ाहिर एक घर ही लगती थी। मैंने चौंक कर ऊपर देखा, लेकिन वो बालकनी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। मैं दोबारा अपने नहाने में मगन हो गई। यूं ही घूमते घूमते अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे जमीन पर गिर गई, लेकिन चोट इतनी ज्यादा नहीं थी। जब दोबारा उठने की कोशिश करने लगी तो मैंने एक अजीब शय देखी। वही बालकनी जहां पर अभी कोई भी नहीं था, उसके पीछे मौजूद खिड़की की शीशे पर मुझे किसी का अक्स दिखाई दिया, जैसे कोई खिड़की के पीछे खड़ा हुआ है और उसका साया खिड़की पर पड़ रहा है। मैं एकदम चौंक कर उठी और दोबारा गौर से खिड़की की तरफ देखने लगी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। तभी रानिया ने मुझे पुकारा और बोली, क्या बात है आपी, निकाल दो अब अपने दिमाग से ऊपर जाने का भूत। मैंने उस सबको फटाफट बुलाया और कहा, इधर आओ, ऊपर कोई मौजूद है। मेरी बात सुनकर वो चारों भागती हुई मेरे पास आई और जहां मैंने इशारा किया वहां देखने लगी। अलबत्ता उन्हें तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा था। जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ एक लम्हे की मार थी। शुमाइला ने मेरे कंधे पर थपकी दी और नरमी से बोली, अच्छा बहाने बना रही हो, चलो अब अंदर। तुम्हारी माँ कब की तुम्हें आवाजें दे रही हैं, फिर बीमार होकर लेट जाओगी। मैं खामोश हो गई, क्योंकि फिलहाल वाकई में वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने वहां पर किसी को खड़े देखा था, कोई था ऊपर। मैं थोड़ी देर मजीद वहां खड़ी रही कि अभी मुझे दोबारा कुछ दिखाई देगा, लेकिन वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। तो निगाहों का मैंने रुख बदलकर अंदर जाने में लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वहां पर दोबारा कोई मौजूद है। मैंने अपना सर उठाकर देखा तो अब की मर्तबा कोई साया या अक्स नहीं था, बल्कि खिड़की से भी बाहर बालकनी में एक लड़का खड़ा हुआ था। वो लड़का अजीब सा था। उसने स्याह रंग के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा धुंधला। मैं वहीं रुक गया और आंखें चिपक कर जब दोबारा देखा तो वहां पर सब कुछ मामूल के मुताबिक नॉर्मल था। मैंने बेचैन होकर इधर उधर देखा, लेकिन अब वहां सहन या बरामदे में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। मैं भागती हुई अंदर की तरफ आई तो देखा अम्मा किचन में खड़ी पकौड़े फ्राई कर रही थी। मैं फौरन से उनके पास गई और कहा, अम्मा ऊपर कोई है? उन्होंने मुझे लापरवाही से देखा और बोली, क्या बात है बिया, क्यों परेशान रहती हो हर वक्त, छोड़ दो ऊपर की जान। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अम्मा ऊपर कोई है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी देखा है। मुझे खिड़की पर एक साया भी दिखाई दिया था। जब मैं अंदर आने लगी तो मैंने उस लड़के को बालकनी में खड़ा हुआ देखा था।
अब की मर्तबा अम्मा भी चौंकी थी। बिया, क्या ये तुम्हारी शरारत तो नहीं? तुम जानती हो ना कि माँ जी किसी को भी ऊपर नहीं जाने देती। मैंने दोबारा कहा, अम्मा मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने वाकई में वहां पर किसी को देखा है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप थोड़ी देर चलकर सहन में मेरे साथ खड़ी होकर देखें, आपको भी दिखाई दे जाएगा। अम्मा ने वहीं पर चूल्हा बंद किया और मेरे साथ सहन में आ गई। हम दीवार के साथ लगकर बालकनी की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां पर काफी देर खड़े होने के बावजूद भी हमें किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। तभी अम्मा ने बालकनी के दरवाजे की तरफ इशारा किया कि देखो, वहां पर जाले लगे हुए हैं। अगर कोई इस दरवाजे से बालकनी में आकर खड़ा हुआ होगा तो ये जाले तो उतर जाने चाहिए थे, या फिर कम से कम कोई हाथ का निशान ही हो दरवाजे पर। वहां तो काफी ज्यादा मिट्टी जमी हुई थी। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी को देखा है अम्मा। मेरी बात एक तरफ अम्मा डालती हुई नरमी से बोली, चुप करके अंदर आओ, अब मुझे यकीन आ रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारे बहाने हैं। बताया था अभी अम्मा जी ने मुझे कि तुमने उनके कमरे से चाबी चुराई है ऊपर जाने के लिए। मामा, ऐसा कौन सा राज है जो दादी हमें ऊपर नहीं जाने देती? एक मर्तबा बेशक अपनी मौजूदगी में ही खोलकर ऊपर की मंजिल दिखा दे। रिया, अंदर चलो। ये कहते हुए वो खुद किचन की जानिब चली गई थी, जबकि मैं वहीं कमर पर हाथ रखे दोबारा फिर बालकनी की तरफ देखने लगी। लेकिन वाकई में अब दोबारा मुझे वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया था। मैं अंदर की तरफ जाने लगी, तभी मुझे बुरी तरह से चक्कर आने लगे, लेकिन मैं खुद को संभाल कर घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब चली आई। थोड़ी देर अंदर कमरे में बैठी रही, तब तक अम्मा पकोड़े भी बना चुकी थी। सब लोग मिलकर पकोड़े खाने लगे। तभी अचानक शुमाइला ने मेरा हाथ थामा और बोली, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? मैंने यूं ही निगाह डाली तो जहां मेरा हाथ था वहीं का वहीं रुक गया, क्योंकि मेरे हाथ पर एक काला सा नील का निशान पड़ा हुआ था। मैं हैरत से हाथ की पुष्ट पर चेहरे के करीब करके देखने लगी, लेकिन वो वाकई नील था। मैंने अम्मा की तरफ हाथ किया तो उन्होंने भी देखा, और वो नील काफी अजीब सा था। दादी जान ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े गौर से देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि कहीं हाथ पर दब आ गई है। लेकिन अम्मा नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं अम्मा, ये दब का नील नहीं है। सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा होकर उसका मुआयना करने में मगन हो गए, जो वाकई देखने में काफी अजीब और गरीब लग रहा था। मेरा रंग काफी ज्यादा गोरा था और बिला मुबालगा मैं अपने घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन उस वक्त वो काला निशान बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अच्छा चलो, मैं ना तुम्हें शाम को हकीम के पास ले जाऊंगी। अभी तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, ज्यादा तबीयत ही ना बिगड़ जाए। दादी जान ने मुझे कमरे की तरफ भेज दिया। दादी जान का खदशा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब से मैं अंदर आई थी तब से लेकर अब तक वाकई में मुझे अपनी तबीयत बिगड़ती हुई महसूस हो रही थी। पहले बुरी तरह से चक्कर आना, फिर ये नील का निशान, और अब कमरे में जाते हुए मेरा दिल एकदम से भारी हो रहा था। अपने ऊपर इतना ज्यादा बोझ महसूस हो रहा था कि मेरे लिए अगला कदम उठाना महाल हो रहा था। मलाखिर मैं कमरे में आई। बारिश बाहर रुक चुकी थी, तो मैं लहाफ लेकर सोने के लिए लेट गई। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे वो लड़का फिर से याद आने लगा। पता नहीं कौन था वो अब तक, बल्कि मुझे खुद भी वहम होने लगा था कि शायद वो सब मेरा ख्याल हो, मैंने वाकई में वहां पर कुछ ना देखा हो। यही सब कुछ सोचते सोचते मैं कच्ची नींद में चली गई। तभी मैंने अजीब और गरीब ख्वाब देखा, जैसे मैं एक एक कदम उठाती सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही हूँ। ताला जो दादी जान ऊपर की मंजिल के दरवाजे पर लगा कर रखती थी, वो ताला खुला हुआ था, और मैं जैसे ही ऊपर की मंजिल पर दाखिल हुई, पूरी मंजिल बड़े बड़े झालों और धूल मिट्टी से अटी हुई थी। पूरा घर खाली था, ऊपर सामान बिल्कुल भी नहीं था। तभी मुझे अपने नाम की सरगोशी सुनाई दी। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। यूं लग रहा था जैसे वो नाम मेरे इर्द गिर्द कोई पुकार रहा हो। बारिश के बाद अच्छी भली ठंड हो चुकी थी, लेकिन मैं घबरा कर बिस्तर पर से बाहर निकली और फिर कमरे से ही बाहर निकल आई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। पसीने बुरी तरह से छूट रहे थे। बाहर आई तो रात के 7 बज रहे थे। हर कोई अपने अपने कमरों में बैठा हुआ था। बरामदे और सहन में कोई भी नहीं था। अचानक से मेरी नजर ऊपर की मंजिल के दरवाजे पर पड़ी। मैंने घबरा कर ऊपर देखा तो अभी भी ताला लगा हुआ था,
لیکن مجھے اچھی طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس تالے کے پیچھے کوئی کھڑا مجھے اپنی جانب بلا رہا ہے۔ حالانکہ میں نے وہاں پر کسی کو کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہ کبھی کوئی آواز سنی تھی، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب غریب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے ہر صورت اوپر کی منزل پر جانا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر دروازے کی طرف آئی اور تالی کو جیسے ہی ہاتھ میں پکڑا وہ تالا کھل گیا۔ یہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یعنی میں نے دوپہر کو چابی لگائی تھی، تب کہیں وہ تالا کھل گیا تھا۔ دادی جان نے دھیان نہیں دیا اور وہ چابی لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بھی باہر بارش میں کھیلنے کے لیے چلی آئی تھی۔ تالا کھلا دیکھ میں نے دوبارہ پھر برآمدے اور صحن میں نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کچن بھی خالی پڑا تھا۔ میں نے دھیرے سے تالا کھولا اور کنڈی کھول کر اس سے پہلے میں اوپر کی منزل پر جاتی، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور میں بری طرح سے چونک کر پلٹی تب جب دیکھا پیچھے رانیہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے گہرا سانس لیا اور خفگی سے بولی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، پہلے آپ بتائیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں فوراً سے تالا کنڈی میں ڈال کر اسے ایک طرف لے آئی اور کہا، رانیہ کسی کو مت بتانا، ابھی موقع ہے ہمارے پاس، دیکھو تالا کھلا ہوا ہے، میں اوپر جا کر ابھی آ جاؤں گی، تم یہاں پر نظر رکھنا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں میں آپ کو اوپر نہیں جانے دوں گی، آپ جانتی ہیں نا دادی نے منع کیا ہے۔ میں نے اس سے بالوں سے پکڑا اور کہا، چپ کر جاؤ، تم ایسے ہی بلا وجہ مجھے میرے رنگ میں بنگنی مت ڈالا کرو، 500 روپے دوں گی۔ 500 کا نام سن کر اس کی آنکھیں کم سے چمک اٹھی۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن 2 منٹ کے اندر اندر دیکھ کر واپس آ جائیں گے، اور میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بھائی مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں اس کی بات مان گئی۔ پھر میں نے اسے بھیجا کہ جاؤ کمرے سے موبائل اٹھا کر لاؤ، کیونکہ ویسے ہی رات کے 7 بج رہے تھے، اوپر اندھیرا ہو گیا تو میرا جانا بھی بیکار تھا۔ میری بات سن کر وہ جلدی جلدی موبائل لے آئے۔ میں وہیں پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں رانیہ موبائل لے کر آئی، لیکن موبائل دیتے ہوئے بھی وہ کافی ڈر رہی تھی۔ آپ کو نہیں جانا چاہیے، مجھے لگتا ہے۔ میں نے اس کی بات بالکل بھی دھیان نہیں دیا اس کی بات پر اور کہا، میں اوپر جاؤں گی، تم فوراً سے تالا یوں ہی کھول کر لگا دینا اور تھوڑا دور ہو کر بیٹھ جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں اوپر، ٹھیک ہے؟ جب میں آؤں گی تو ہلکا سا دروازہ بجا دوں گی تو تم کنڈی سے تالا کھول دینا۔ وہ میری بات سمجھ گئی، لیکن اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے میرا جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اور پھر وہ بولی، کیا میں باقی کزنوں کو بلا لوں؟ سب مل کر چلتے ہیں، آپ اس وقت رات کے اندھیرے میں اکیلی جاتی ہیں تو مجھے ڈر لگا رہے گا۔ میں نے اسے منع کیا کہ خبردار، گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتانی، تو میں واپس بھیج دوں گی، تب بھی تم ذکر کسی کے سامنے نہیں کرو گی۔ وہ میری بات مان تو گئی اور میں اس کے سامنے بہت زیادہ بہادر بن رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شاید میں نہ چاہتی، لیکن جب سے میں نے بالکنی میں پہلے سایہ اور پھر اس لڑکے کو دیکھا تھا، مجھے زیادہ ہی دلچسپی محسوس ہونے لگی کہ آیا دیکھوں کہیں اوپر کوئی چور چکا نہ بیٹھا ہو۔ پھر دادی کی شاباش ہو، اس چور اور چکے کا پتہ چلا کہ پلان کے مطابق میں نے دروازہ کھولا اور لائٹ لگاتے ہوئے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پیچھے سے رانیہ نے دروازہ بند کر دیا اور خود تھوڑا دور جا کر برآمدے میں بیٹھ گئی۔ میں جیسے جیسے اوپر جاتی جا رہی تھی، میرے اندر کی کیفیت مکمل طور پر بدل رہی، یوں لگ رہا تھا کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، اور یہ اوپر میں خود نہیں جا رہی تھی بلکہ اس انتظار کرنے والے کے بلانے پر جا رہی تھی۔ 10-15 سیڑھیاں تھی جس کے بعد میں اوپر کی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے موبائل کی لائٹ چاروں طرف لگا کر دیکھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اوپر کا ڈھانچہ بالکل ویسا تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں خواب میں دیکھ کر گھبرا کر اٹھی تھی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں تو مطلب کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے۔ اب تک کہانی کا آپ کو کون سا حصہ ایسا لگا جو کہ بہت حیران کن تھا، کمنٹ میں لازمی بتائیں، لیکن فیصلہ جلدی مت کیجیے گا کیونکہ بعض اوقات جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اب بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں آگے۔ 3 ہی کمرے تھے اور ایک سامنے اوپن کچن۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے سچے خواب آتے تھے یا پھر میں خوابوں میں حقیقت دیکھ لیتی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس بات کی تو حیرانی تھی کہ جب کبھی سچا خواب نہیں آیا تو میں نے پہلے کیسے خواب میں یہ سارا منظر دیکھ لیا۔
میں نے आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोला तो वहां पर मुझे धचका लगा, क्योंकि वो कमरा भी बिल्कुल वैसा ही खाली था जैसा ख्वाब में मैंने देखा था। ऊपर के पोर्शन में सामान बिल्कुल मौजूद नहीं था। यूं लग रहा था जैसे वहां पर सदियों से कोई नहीं रहा हो। आगे जाकर अगला कमरा खोला और फिर अगला, लेकिन मेरे ख्वाब उस हकीकत में 1 इंच का भी फर्क नहीं था। वो डर, खौफ जो पहले मेरे दिल में बैठा हुआ था वो भी खत्म हो गया। मैंने बालकनी की खिड़की की तरफ से लाइट लगाकर देखा तो वहां से नीचे हमारा सहन दिखाई दे रहा था। मैं अचानक ही बोर हो गई कि यहाँ पर आने का क्या ही फायदा हुआ। मुझे तो लगा था कि शायद कोई पुराना कदीम तर्ज का सामान पड़ा हो। मैं उस सामान को देखूंगी और मुझे कोई बड़ी शय हाथ लगेगी। मैं कुछ तो यहाँ पर छुपा हुआ मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 4 से 5 मिनट में मैं पूरा पोर्शन देख चुकी थी। उसके ऊपर खाली छत थी, लेकिन अब वो देखने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैं जाने के लिए पलटी तो मेरे दिल में कोई डर या खौफ नहीं था, लेकिन जैसे ही 2 कदम उठाए तो मेरा दुपट्टा मेरे गले में हल्का सा खींचता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से मेरा दुपट्टा पकड़ लिया हो। मुझे लगा शायद दीवार में या किसी दरवाजे में अटक गया होगा। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वहां पर वही लड़का खड़ा था जिससे आज मैंने बालकनी में खड़े हुए देखा था। अब भी उसका चेहरा धुंधलाया हुआ था, अलबत्ता उसने स्याह रंग के कपड़े पहन रखे थे। मैंने अपना दुपट्टा वहीं फेंका और भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई। रानिया मेरी चीख सुनकर दरवाजा पहले ही खोलकर खड़ी थी। मैं भागती हुई बाहर आई और फौरन से ताला लगा दिया। जैसे ही नीचे आई तो रानिया के गले लगकर वह बुरी तरह से कांपने लगी। वो मुझे अपने हिसार में लिए थपकियां देते हुए बोली, क्या बात है आपी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मुझे कमरे में ले चलो, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के सामने बार बार अंधेरा झटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं देखना भी चाह रही थी तो मुझे सारा मंजर धुंधला हुआ लग रहा था। रानिया मेरी सूरत हाल देखकर एकदम से परेशान हो गई। उसने मुझे यूं अपने हिसार में ले लिया और कमरे में ले आई। मैं अभी तक बुरी तरह से कांप रही थी। कमरे में आते ही मुझे पानी पिलाया, तो मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर लिया। क्या हुआ है आपी, आपने क्या देखा है? वो मेरी शक्ल देखकर मुझसे ज्यादा डरी हुई थी। मैंने नफी में सर हिलाया, क्योंकि मैं उस बच्ची को डराना नहीं चाहती थी। अगर रानिया को बताती तो पूरे घर को पता चल जाता। तो फिर बोली, अच्छा, फिर आप डर क्यों गई थी और कांप क्यों रही थी? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं अम्मा को बुला लूं। मैंने मना कर दिया कि खबरदार घर में किसी को मत बताना, लेकिन मेरी चीख तो घर वालों ने सुन ली होगी। इसे कहते हुए मुझे अचानक से याद आया। मैंने हड़बड़ा कर कहा और वो हैरत से बोली, नहीं। इस बात पर मुझे बड़ी हैरानी हुई। नहीं मतलब, क्या मैंने कोई चीख नहीं मारी? तो तुमने मेरी कोई चीख नहीं सुनी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या कहना चाह रही हूँ। रानिया ने नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं आपी, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं चुप कर गई कि चलो शुक्र है नीचे तक मेरी चीख नहीं गई। फिर अचानक मुझे याद आया। मैंने कहा, फिर तुम दरवाजा क्यों खोल कर खड़ी थी? तुमने कुंडी नहीं लगाई थी? वो एकदम परेशान हो गई और बोली, मुझे याद नहीं, बस अचानक से हुआ, हवा का एक झोंका आया तो दरवाजा खुद ही खुल गया। मुझे लगा मैंने कुंडी नहीं लगाई थी। मेरी बातों से वो खुद परेशान हो रही थी। मैं चुप कर गई। तो फिर बोली, बताए ना आपने क्या देखा? मैंने अपना सर पकड़ा हुआ और कहा, वैसे ही अंधेरा हो गया था, मैं डर गई थी। अब बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैंने हाँ में सर हिला दिया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो उठकर जाने लगी तो मैंने रानिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं रानिया प्लीज, मुझे आज अकेला मत छोड़ो। अजीब तरह की घुटन हो रही है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। यूं लग रहा है इधर मेरे जिस्म की तमाम हड्डियां टूट रही हूँ। वो वहीं मेरे पास सोने के लिए लेट गई। रात का खाना तो हम दोनों ने ही नहीं खाना था। हमारे घर में रात का खाना बहुत कम ही बनता था। पानी भी वैसे ही खत्म हो चुका था। कमरे में वो पानी लेने के लिए किचन में गई तो अचानक से मेरी नजर बेड की दूसरी तरफ पड़ी, जहां पर मेरा दुपट्टा रखा हुआ था। ये देखकर मेरी आंखें एकदम से खुल गई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था जब मेरा दुपट्टा उस लड़के ने पकड़ा था तो मैं गले से उतार कर वहीं पर फेंक कर आई थी। मैं हैरत से दुपट्टे को देखने लगी। तभी रानिया भी वहां आ गई तो मैंने कहा, तुम मेरा दुपट्टा उठा कर लाई हो? ये बात कहने से मैंने
एहतजाज बढ़ता कि मैं तो ये दुपट्टा ऊपर छोड़ आई थी। वो नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं, आप खुद ही लेकर आई होगी। यहाँ पर जब लिटाया होगा तो आपने रख दिया होगा। वो भी अपनी जगह ठीक थी। जब बंदा बौखलाया हो तो फिर कहाँ बातों का ध्यान रहता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था, मैं बकायदा अपना दुपट्टा ऊपर फेंक कर आई थी। मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं हो सकती। मैं जल्दी में हुए काम भी हमेशा मुझे याद रहते थे। मैं चुप करके बेड के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गई थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी और इस बात को शदीद एहसास हो रहा था कि आज तक अगर दादी जान ने हमें ऊपर जाने से मना किया है तो उसके पीछे वाकई में कोई बहुत बड़ी बात थी। मैंने ऊपर जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद रानिया नरमी से बोली, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया तो मेरी दूसरी तरफ आकर सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर मैं यूं ही बैठी रही, फिर अचानक से मुझे काई आने लगी तो मैं उठकर वॉशरूम की जानिब आ गई। तो वो खून था। मेरा जिस्म दोबारा फिर कांपने लगा। पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी। शाम को वो नील का निशान और अब ये खून। मैंने खुद से पानी बहा दिया और बाहर आ गई। मुझे अपना आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। खैर थोड़ी देर मैं लेटी रही, लेकिन नींद आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। मैंने नींद की गोली उठाकर फांक ली और सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई थी, लेकिन वो पूरी रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीबो गरीब रात थी, क्योंकि पूरी रात मुझे ये एहसास होता रहा कि कोई मेरे सरहाने खड़ा मुझे मुसलसल घूर रहा है। मैंने नींद की एक गोली खाई, थोड़ी देर बाद ही उठ गई, फिर दोबारा 2 गोलियां फांक कर सो गई। नींद में तो मैं थी, लेकिन इस बात का एहसास शदीद था कि कोई मेरे सरहाने खड़ा हुआ है और बार बार सरगोशी के अंदाज में मेरा नाम भी पुकार रहा है, जो मैं बाकायदा तौर पर सुन रही, लेकिन आंखें खोलकर बस अपने इर्द गिर्द का मंजर नहीं देख पा रही थी, वो भी नींद की ज्यादती की वजह से। यहाँ तक कि मुझे ये भी महसूस हुआ कि किसी ने मेरे चेहरे पर आए बाल मेरे कानों के पीछे अड़से हैं। मैंने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें बुरी तरह से बंद थी। सुबह तकरीबन 11 बजे जाकर मेरी नींद खुली तो मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी। इर्द गिर्द देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने फौरन से जूता पहनकर कमरे से मैं बाहर निकल आई तो देखा कि सब लोग सहन में बैठे चाय पी रहे हैं। मुझे आते देख अम्मा ने मेरे लिए जगह बनाई और अपने पास बिठा लिया। फिर नरमी से बोली, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उन्हें देखकर एकदम परेशान हो गई। फिर रानिया को देखा कि आया उसने कोई बात तो नहीं बताई मेरे मुतालिक। मैं खामोश थी जब रानिया फिर बोली, अम्मा बताए तो है आपको, बारिश में नहाने की वजह से आप ही को हल्का हल्का बुखार हो गया था, बस दवाई लेकर लेटी हुई थी। मैंने भी फौरन से उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि रानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों बात तो कर रही थी, तभी दादी ने मुझे बड़े गौर से देखा और बोली, बिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने झटके से दादी को देखा और मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए पूछा, क्या बात है, क्या ठीक नहीं लग रहा आपको दादी? क्या तुम मुंह पर गई थी? इस बात पर मेरे चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए। मैंने फौरन से नफी में सर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं दादी, चाबी तो आपके पास है, मैंने ऊपर जाकर क्या करना है। वो मेरी बात पर खामोश हो गई, लेकिन साफ लग रहा था कि वो मेरे जवाब से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। इस्माइला मेरे पास आकर बैठी तो जल्दी से बोली, बिया तुमसे अजीब तरह की बू आ रही है। मैंने इस्माइला को हैरानी से देखा, गोया मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। वैसे इस्माइला का नाक हम सब घर में बलों से तेज था, हल्की सी भी बू होती तो उससे फौरन से आ जाती थी। और फिर वो बोली, हाँ अजीब तरह की है। मैंने हंसकर कहा कि जाओ किसी और को बेवकूफ बनाना, रोज नहाती हूँ मैं तुम्हारी तरह नहीं, हफ्ता हफ्ता बगैर नहाए फिरूं। वो नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं, तुमसे मुझे धुएं की बदबू आ रही है। मैंने उसकी बात पर चौंकते हुए अपने ऊपर सूंघ कर देखा तो वाकई में गुटी गुटी धुएं की तरह बदबू थी। और बात पर दादी जान एकदम से उठी और आगे बढ़कर मेरी कलाई थामी, फिर अपने साथ लेकर अंदर कमरे में तरफ बढ़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे हाथ की कलाई भी बेहद सख्त अंदाज में थाम रखी थी। कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
میں نے دادی جان کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے بولی، تم اوپر گئی تھی نا؟ میں ان کی بات پر چپ ہو گئی۔ وہ دوبارہ پھر بولی، بتاؤ بیا مجھے، کیا تم اوپر گئی تھی؟ ان کا انداز اور غصہ اتنا شدید تھا کہ چاہنے کے باوجود میں حقیقت نہ بتا پائی، اور میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں دادی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے تو میں ابھی اٹھ کر باہر سے آ رہی ہوں۔ کل آپ نے خود ہی تو مجھ سے چابی چھینی تھی، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن اس بات کا خوف بھی تھا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ اگر میں اوپر گئی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ وہ مجھے گھور کر چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر بغیر میری آنکھوں میں دیکھے بولی، بیا اوپر جانے کی غلطی مت کرنا، میں اپنی بات پھر دہراتی ہوں، خبردار اوپر کبھی مت جانا، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلایا، لیکن میرے دل کی دھڑکن کافی زیادہ تیز تھی کہ کیسے بتاتی جس بات کا ڈر یہ خدشہ انہیں تھا وہ بات میں کر چکی۔ کل رات میں اوپر جا چکی، لیکن اب یہ تمام باتیں کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کا بولا تو میں تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا جسم ابھی تک دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ واقعی میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ تبھی اچانک رانیہ مجھے برآمدے میں آتی ہوئی دکھائی دی، تو میں نے اس کی کلائی تھامی اور اپنے ساتھ کچن میں لے آئی، جہاں وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے آپی؟ میں نے سختی سے کہا، رانیہ کسی کو مت بتانا کہ میں اوپر گئی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، آپی میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ آپ اوپر گئی تھی۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی مجھے بری طرح سے احساس ہوا جسے کوئی بھاری قدموں سے میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ 2-3 مرتبہ میں نے مڑ کر بھی دیکھا، کیونکہ مجھے ہلکی سی قدموں کی چاپ بھی سنائی دی تھی، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میرے دل میں کافی زیادہ خوف بیٹھ چکا تھا۔ میں جو پہلے اتنی بہادر بن رہی تھی، اوپر جانے کے لیے ہر ایک کی منتیں کر رہی تھی، اب جب میں واقعی میں اوپر جانے میں کامیاب ہو چکی تھی تو میں ایک دم گھبرا گئی تھی۔ میں چپ کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھی، تب بھی مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے ایسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری بری طرح سے چیخیں نکل گئی، کیونکہ میرے ساتھ بیڈ پر وہی سیاہ کپڑوں میں موجود لڑکا بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ مکمل طور پر دھندلایا ہوا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود اس کے نین نقش نہیں دیکھ پائی۔ میری چیخیں سن کر سب گھر والے وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ میں بے ہوش ہو گئی، ہر کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، بار بار پکار رہا تھا، اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہر ایک کی بات سن رہی تھی، لیکن میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ میری آنکھیں اتنی باری تھی کہ چاہنے کے باوجود بھی پلکیں اٹھا کر ارد گرد نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ بے ہوشی کی وجہ سے کوئی ذہنی دباؤ ہے۔ انہوں نے ضرور کسی بات کی پریشانی لی ہے، آپ انہیں ریلیکس رکھیں، یہ خوش باش رہیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ آخر مجھے ایسی کون سی پریشانی ہے کہ میں بے ہوش ہو گئی اور میرا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اماں وہاں میرے پاس آ کر بیٹھی، باقی گھر والے بھی موجود تھے، لیکن کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلے گئے تو دادی جان نے اماں کو بھی کمرے سے بھیج دیا اور خود میرے پاس بیٹھ کر پڑھائیاں کرنے لگی۔ میں بے ہوش تھی، لیکن میرے دماغ اور کان مکمل طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، ہر عمل کا مجھے اندازہ ہو رہا تھا۔ دادی جان میرے پاس بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگی اور نہ جانے کیا کچھ زیر لب پڑھتے مجھ پر پھونک مارنے لگی۔ میں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا، جیسے جیسے دادی جان پڑھتی جا رہی تھی مجھ پر پھونک ماری تھی، میرے اوپر سے بوجھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بوجھ جو مجھے منو لحاظ سے اپنے اوپر پڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایک دم سے وہ سارا اتر گیا اور اس میں ہلکی پھلکی میں ہو گئی۔ میں ہوش میں آ چکی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں نہیں کھولی، کیونکہ فی الحال دادی جان کے سوالات اور نگاہوں کا سامنا کرنا میرے اختیار کی بات نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہوں گی، اور چاہنے کے باوجود میں اپنے جھوٹ کو چھپا نہیں پاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول دی، اور ایک بات پر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ دادی جان جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس بات سے پہلے ہی واقف تھی، تبھی وہ کسی اور کو اوپر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔
لیکن میں اپنی ضد اور ہٹ درمی کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلی گئی تھی اور اب خود ہی نقصان پہ نقصان اٹھانے کو تیار تھی۔ ان کے جاتے ہی میں بے یقین ہو کر اٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے سرگوشی میں اپنا نام سنائی دینے لگا۔ میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرا آخری وقت آ چکا ہے اور میں مزید اتنی اذیت میں نہیں جی سکتی۔ لیکن نام کی پکار بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً سے لحاظ ایک طرف پھینکا اور پیروں میں جوتا پہن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر کی منزل سے آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی چیخ رہا ہے، مگر وہ بھی سرگوشی کے انداز میں جو صرف اور صرف مجھے ہی سنائی دے رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اوپر سیڑھیوں کی طرف کھینچنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے ڈور کی طرف اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو دیکھا کہ سامنے تالا کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے دروازہ کھل کر میں اوپر جاتی، پیچھے سے کسی نے مجھے پکڑ لیا جبکہ میں اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن میرے سامنے کا منظر مکمل طور پر دھندلایا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے جسم پر بہت زیادہ طاقت بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی کہ مجھے ہر صورت اوپر جانا ہے۔ اگر مجھے کوئی روکے گا تو مجھے تہس نہس کر کے رکھ دوں گی۔ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو پکڑنے والے شخص کو دھکا دیا تو نیچے بری طرح سے جا گرا اور اس کی چیخوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ رانیہ ہے، لیکن اس وقت مجھ پر عجیب طرح کا خون سوار تھا۔ مجھے اپنا آپ مکمل طور پر بدلا ہوا لگ رہا تھا، لیکن میرا نام کیا تھا یہ تک بھول چکا تھا۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ کھینچنا چاہا جو کہ کھلا تو پہلے ہی ہوا تھا، لیکن اتنی طاقت لگائی کہ دروازہ اکھڑ کر ایک طرف جا گرا۔ میرا سانس تھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ اس سے پہلے میں اوپر کی طرف بے چین ہو کر بھاگتی، سبھی گھر والے وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور مجھے بری طرح سے پکڑنے لگے، لیکن میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی دادی جان نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے پیٹ کے گرد باندھ دیا اور دوپٹہ میرے آگے بالکل معمولی تھا۔ میں چاہتی تو ایک لمحے میں اسے پھاڑ کر رکھ دیتی، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس دوپٹے کی قید سے آزاد نہیں ہو پائی۔ یوں ہی کھینچتے کھینچتے دادی مجھے برآمدے میں لگے پیلر کے قریب لے آئی اور پیلر کے گرد باندھ دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مزید کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پھونک میری طرف مارتی تو مجھے اپنے جسم میں آگ کے شعلے دہکتے ہوئے محسوس ہوتے۔ 5-6 مرتبہ میں غرا کر انہیں منع کرتی رہی، لیکن جب وہ نہیں رکی تو وہ ایک دم سے میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی اور میں نڈال ہو کر نیچے زمین پر گر گئی۔ آنکھیں میری بند تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت باری شے میرے اندر سے نکل کر جا چکی ہے۔ البتہ مجھے ہر بات واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ دادی جان نے سب گھر والوں کی مدد سے مجھے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس دوران بھی وہ مسلسل مجھ پر کچھ نہ کچھ بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ باقی گھر والے کافی پریشان تھے۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں لے جانے کے بعد دادی جان نے گلاس میں پانی میں پھونک ماری اور مجھے وہ پانی پینے کا بولا، جبکہ میں منع کرنے کے بجائے میں نے جھپٹ کر وہ گلاس میں سے پانی لیا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر مجھے اس مشکل سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ دادی جان ہی ہے، جو غالباً رات سے واقف ہے۔ اور باقی وہ گھر والے بھی تبھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ انہیں ابھی تک اس راز کا اندازہ نہیں جو میں اور دادی جان جانتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد میرے جسم کے اندر ایک دم سے سکون اترنے لگا، جیسے شرارے جو میرے اندر دوڑ رہے تھے وہ ایک دم سے ساکت ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ پانی پی کر میں دوبارہ سے لیٹنے لگی تو دادی جان نے منع کر دیا اور کہا، بیٹھ کر میری بات سنو۔ میں دم سادے ان کی بات سننے لگی۔ تم اوپر کیا لینے گئی تھی؟ اس بات پر میں خاموش ہو گئی، جبکہ اماں نفی میں سر ہلاتے بولی، ماں جی یہ اوپر تو نہیں گئی، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اماں کو خاموش کروا دیا کہ بہو ایک مرتبہ تم بس خاموش رہو، مجھے اس سے پوچھ لے دو۔ اس بات پر میں نے دادی جان کو پورا واقعہ سنا دیا۔ کمرے میں سبھی گھر والے موجود تھے جو کہ حیرت سے منہ کھولے میری بات سن رہے تھے۔ اماں ایک دم بے چین ہو کر بولی، جب تمہیں منع کیا تھا اوپر مت جاؤ تو تم کیوں گئی؟ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی، لیکن دادی جان نے انہیں بھی خاموش کروا دیا اور کہا، بہو بلا وجہ غصہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ابھی ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہیں یہی باتیں کر رہے تھے جب اچانک سے ہمیں ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ سب گھر والے باہر کی طرف بھاگ گئے
जब उन्हें बाहर जाते हुए मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि फौरन मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि मैं कमरे में अकेली नहीं रहना चाहती थी। जानती थी कि एक लम्हा भी उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा तो वही शैतानी ताकत या जो भी कोई साया वगैरह मुझ पर दोबारा से हावी होने की कोशिश कर रहा था। अपने जूते या दुपट्टे की परवाह किए बगैर मैं भी हिम्मत करके बाहर आई। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। रानिया जमीन पर बैठी पागलों की तरह करवटें ले रही थी और इतनी बुरी तरह से चीख रही थी जैसे कोई इसे मार रहा हो और उस पर जुल्म करने की कोशिश कर रहा हो। हम लोग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन एकदम से रानिया गुर्रा कर बोली, अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। और फिर एक झटके से रानिया पूरी कुवत से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दरवाजा तो पहले ही मैं तोड़ चुकी थी। रानिया बेकाबू होकर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थी। हम लोगों ने ऊपर जाना चाहा, लेकिन दादी जान ने मना कर दिया। उनकी आंखों में गहरा अफसोस था। जैसे ही रानिया ऊपर की मंजिल में दाखिल हुई, उसकी चीखों ने दम तोड़ दिया। दादी जान ने वहीं खड़े खड़े न जाने किसे फोन किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी हमारे घर आया। उसे पूरी सूरत हाल दादी जान पहले ही फोन पर बता चुकी थी। वो हमें मना करता हुआ खुद ऊपर की मंजिल की तरफ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो नफीम में सर हिलाकर बोला, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी थी। अगर रानिया ना जाती तो आपकी कोई और बच्ची चली जाती। आपने वो दरवाजा खोलना ही नहीं था। वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। दादी जान आगे बढ़ी और बोली, मौलाना साहिब, कोई तो हल होगा। लेकिन वो नफीम में सर हिलाकर बोला, मैं ऊपर की पूरी मंजिल खंगाल चुका हूँ। वो जो भी शैतानी ताकत थी वो बच्ची को लेकर जा चुकी है। हाँ, आप लोगों की किस्मत है कि रानिया वापस आ जाए, लेकिन अगर वो वापस आ भी गई तो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि ये घर छोड़ दे। इस बात पर सब घर वालों ने मुझे घूर कर देखा, जबकि मैं अपनी जगह काफी शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। इस बात को आज तकरीबन 8 साल बीत चुके हैं। हम सब लोगों ने वो घर तब्दील कर लिया, बल्कि उस रात वो घर छोड़कर अपने शहर वाले मकान में शिफ्ट हो गए थे। उसके अलावा हमने वहां पर एक गार्ड को भी छोड़ रखा था कि रानिया अगर कभी वहां वापस आए तो हमें इत्तला दी जाए। लेकिन आज तक हमें रानिया का कोई पता नहीं चला। शहर आते ही मेरे घर वालों ने मेरी तो 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर शादी कर दी और मुझसे तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए। आज तक मैं उन सब का इंतजार करती हूँ, लेकिन हर कोई मुझे मुजरिम मानता है कि रानिया मेरी वजह से बर्बाद हुई। अम्मा मुझे बुलाना गवारा नहीं करती कि मैंने उनसे उनकी बेटी छीन ली। तो मैं अब आप लोगों को भी यही नसीहत करूंगी कि कई मर्तबा हमारे बड़े हमें जिस काम से रोकते हैं, हमें उस काम से रुक जाना चाहिए, वरना सारी उम्र मेरी तरह पछतावों में ही कट जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे खतरनाक, खौफनाक और हैरान कुन लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी ही और खौफनाक कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सके। तो अगली कहानी के साथ जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।